नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने दोबारा अवसर दिया संवाद का। सर, नोएडा में एक वृद्धाश्रम है जो बदहाली के लिए अमानवीय तरीके से बुजुर्गों को वहां पर रखा जा रहा था। इसके लिए लगातार सुर्खियों में है। अब जो जांच कमेटी बनी थी उसने तो और सनसनीखेज खुलासा किया है कि इस वृद्धाश्रम को फॉरेन से भी फंडिंग आ रही थी। अंजू जी, जितनी भी बातें परत दर परत सामने आ रही हैं वो सिर्फ स्तब्ध नहीं कर रही हैं, एक तरीके से हमको बिल्कुल, मैं तो स्वयं भयाक्रांत हूं कि ये समाज किस दिशा में हवा बह रही है। सेक्टर 55 का ये जो बहुत ही पॉश एरिया में ये आश्रम चल रहा है आनंद निकेतन के नाम से, और ऐसा कौन सी विधा है जिसने इसने पैसा नहीं प्राप्त किया है। सरकार से सस्ते दर पर जमीनें प्राप्त करना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, और अभी जो अनावरण हुआ है उससे यह भी पता लगता है कि एफसीआरए की भी ग्रांट्स विदेश से इन्होंने प्राप्त की है। जो इनके पास बताते हैं कि 39 सीनियर सिटीजन्स थे, 39, जिसमें 22 के परिवारों लिख दिया कि यहां सब ठीक ठाक है, यहां सब ठीक ठाक है। अगर सब ठीक ठाक है तो दो स्तर पे जांचें क्यों हुई? राज्य महिला आयोग इसने एक जांच की है। इसके अलावा जनपदीय स्तर पे 3 अधिकारियों की एक हाई पावर्ड कमेटी ने जांच की, जिसमें विवेक कुमार भदौरिया, सिटी मैजिस्ट्रेट नोएडा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सतीश कुमार और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर मनोज कुमार, इन्होंने भी अपनी जांचें की हैं। जांचों में कोई ऐसा तथ्य तसल्ली बख्श नहीं आया है जो कि कहे कि ये बेदाग हैं, बल्कि जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही दर्दनाक। क्यों? पहले देखिए, एक महिला के हाथ बांध दिए। जब हाथ बांध दिए तो क्यों? कि साहब ये औरों पर, हमारे कर्मचारियों पर ये बर्तन फेंकती थी। तो क्या आपने किसी चिकित्सक को दिखाया एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर को? नहीं दिखाया। वहां कोई मेडिक है ही नहीं, वहां कोई चिकित्सा की सुविधा है ही नहीं। ये चीज प्रकाश में आई है राज्य महिला आयोग की जांच में। इसके अलावा आपने एक इनमेट को आपने बेसमेंट में नजरबंद करके ताले में रखा था। ये जो टीम गई थी उसने देखा कि बिस्तर से मलमूत्र और बिस्तर से लगता हफ्तों से सफाई नहीं हुई थी और पूरा कमरा दुर्गंध से था। आप कहते हैं सब कुछ ठीक था। और बच्चों का मैं क्या कहूं, उनके परिवार ने साफ कर दिया, नाम लेना उचित नहीं है, यही के बड़े वैभवशाली लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इस दुर्गत में, नर्क में झोंक दिया कि शायद उनका जीवन यथावत पार्टी और कॉकटेल में चलता रहे और उनके जीवन में या उनके व्यक्तिगत जीवन में, प्रमाद में, ऐशो आराम में कोई खलल ना पड़े। तो माता पिता तो अब वो ठीक है, साल में एक बार अगर फादर्स डे मना लेते हैं, साल में एक बार मदर्स डे मना लेते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं चित्र के सामने, वो भी जरूरी नहीं समझते कि वृद्धाश्रम जाकर के माँ के सर में जरा सा तेल लगा दें, पैर में तेल लगा के पैर दबा दें, वो जरूरी नहीं समझते हैं। कर्तव्य की इतिशी सब समझते कि नहीं, वृद्धाश्रम ठीक चल रहा है वहां पर दे दें। वहां कोई चीज ठीक नहीं चल रही है, वहां हर चीज दुर्व्यवस्थित चल रही है। और आप में सामर्थ्य नहीं, नैतिक, कि आप इस बात को ओन करें कि आपके अंदर इतनी स्पाइन और बैकबोन या इतनी मेरुदंड नहीं बचा है कि अपने माता पिता को आप अपने साथ रख सकें। कालचक्र ऐसा है अंजू जी, जिन लोगों ने ये किया अपने माता पिता के साथ, वो अपना भविष्य तदनुसार वैसे निर्माण कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में, मैंने दुनिया आपसे बहुत ज्यादा देखी है, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है वो आज बहुत सुखी और राज्य कर रहे हैं। हर तरफ वैभव, सुख, संपन्न और समृद्धि है। और जिन्होंने अपने माता पिता की ये दुर्गत की है उनको मैंने कभी सुखी नहीं देखा है। अमेरिका में हो तो क्या, वहां भी जाकर के अट्टालिकाएं बना ली, घर के बाहर 4 आपकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं, यहां तक कि उनके पास हवाई जहाज की भी अपने व्यक्तिगत वो है। लेकिन शाम को कमरे में अंधेरा करके मुकेश के गम भरे नगमे सुनते हैं, और नगमे सुनते क्योंकि उनके जीवन बिल्कुल निरर्थक हो चुका है। इन लोगों ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी चलाई है और अपने बच्चों के सामने जो आदर्श स्थापित किया है यही कि हमने अपने माता पिता की वृद्धावस्था में, जबकि उन्होंने अपना तन मन धन सब त्याग कर दिया, तब हमने उनका तिरस्कार किया। तिरस्कार ही नहीं किया, हमने उनको अपमानित किया। आप किस मुंह से उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये मान के चलिए कि आपने जो किया है उसका सवाया परमात्मा प्रकृति आपको लौटाएगी जरूर, तो तैयार रहिए। माता पिता की सेवा की है, उनका सम्मान किया है, तो सुखी समृद्ध रहेंगे, विजेता रहेंगे। और अगर आपने उनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया है,
ओल्ड एज होम में भेज दिया है उनकी इच्छा के विपरीत, तो आप श्रापित हैं, श्रापित ही रहेंगे। फादर्स डे और मदर्स डे औपचारिकता निभा रहे हैं, सारे संसाधन रहते हुए भी आपने माता पिता को अनाथ किया है। ये पीड़ा आपको जब आप वृद्ध होंगे, ये आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, भूलिएगा मत। जी सर, मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर एक महिला जिसके हाथ बांध के रखे गए थे, 69 इयर्स की है, एक बुजुर्ग जो खुद को डॉक्टर बताते हैं, उनको बेसमेंट में बिना कपड़ों के रखा हुआ था और उनके रिश्तेदार भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक समय पर खाना मिलता है, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। सर, कैसी जनरेशन है, अपने माता पिता को ही नहीं संभाल पा रही है सर। अंजू जी, ये पथभ्रष्ट जनरेशन है, जनरेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को नजरबंद होने दिया, माता के हाथ पैर बंधवाए, माता पिता को मलमूत्र में सोने के लिए मजबूर किया, ये अपनी मुसीबत खुद बो रहे हैं। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये अपने कर्मों का प्रतिफल, अपने कर्मों का फल ये जरूर पाएंगे। मैं किसी कौन होता हूं या मैं कौन होता हूं श्राप देने वाला, लेकिन काल चक्र और प्रकृति का नियम और कर्म फल ये तो सारी दुनिया में शाश्वत है, और जो हम करेंगे उसका सवाया प्रकृति हमें लौटा के देगी। अरे मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। माता पिता ने पेट काट करके बेटे को आईआईटी कराया, बेटा आईआईटी को अमेरिका गया, अमेरिका में अरबपति खरबपति बना, पिता का स्वर्गवास हुआ, तो उसने कहा कोई बात नहीं, पैसा भेज देते हैं, ई क्रिमेशन करा देंगे। ये इसका संक्रमण का टाइम था, पैंडेमिक का। फिर कहा कि माँ भी गुजर गई, तो उनका भाई ई क्रिमेशन करा देंगे। और उसके बाद जब लौट करके आए, सब कुछ जब हो गया, तो देखा कुछ नहीं। यहाँ पर जस के तस माता पिता के क्रिमेशन में तुम आ नहीं सके, माता पिता को तुम समझते हो क्रिमेशन के पैसे भेज दोगे उससे काम चल जाएगा, तो अब तो ठीक है, तुम अपने कामयाबी को बढ़वा करके रखो। तुम्हारी इकलौती संतान वो ड्रग एडिक्ट हो गई, इकलौती संतान अमेरिका में ड्रग एडिक्ट हो गई, तो भोगो तुम जाकर के वहां, क्योंकि ये तुमने अपने हाथों से अपने नर्क का निर्माण किया है, एक एक ईंट तुमने खुद लगाई है। ये किस प्रकार की सोच है और किस प्रकार की हमारा सुख हमें मिलना चाहिए। माता पिता एक व्यवधान के रूप में देखे जाते हैं, एक खर्चे के रूप में देखे जाते हैं। मैं तो रोज दुनिया को देखता हूं, कुछ ऐसे धन्य हैं कि जब तक जाके माता पिता के पैर दबा नहीं लेंगे, भले ही 2 मिनट दबाएं, लेकिन दबाएंगे जरूर। जब तक उनके सर में थोड़ा सा तेल नहीं लगा लेंगे वो और बहू मिलकर के, तब तक सोते नहीं है। धन्य है आज, भले ही हमारी तरह मिडिल क्लास के हों, लेकिन बड़े सुखी संपन्न है घर में, जहां सुमत जहां संपत्ति नाना। और बाकी लोगों को जब मैं देखता हूं अंजू जी, जो उन्होंने माता पिता की उपेक्षा की है, उनके घर में तथा कथित अगर वैभव है भी तो वो, और हंसी भी है, तो वो रावण की हंसी है, वो क्रंदन है, उसकी हंसी के पीछे क्रंदन है, एक रुलाई है। क्योंकि जहां पर स्वार्थ को लेकर के इस तरीके का वातावरण होगा, वहां सुख दूर दूर तक नहीं आ सकता है। और अंजू जी, मैं आपको कितने उदाहरण दूं, मैं अपना उदाहरण दे दूं। मैं तो अपने क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन माता पिता की सेवा भरपूर की कि माता पिता खूब आशीर्वाद दिया। अब मैं आईपीएस में न सिर्फ फर्स्ट आया, बल्कि जीवन में जिस चीज में भगवान ने चुनौती दी उसमें अव्वल पास हुआ। ये क्यों? ऐसी कोई अनोखी प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है अंजू जी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद वो फिक्स डिपॉजिट है जो आपके परिवार, आपके संतान, उनकी संतान तक जाता है। मैंने खुद देखा कि बिना किसी नेता के यहाँ गया, बिना किसी, सब कुछ परमात्मा ने उससे ज्यादा दिया। ये सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद है और कोई चीज नहीं। मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूंगा, जिनके माता पिता हैं उनसे ज्यादा संपन्न और उनसे ज्यादा साधन संपन्न कोई हो नहीं सकता है, उनसे ज्यादा सुखी वैभवशाली कोई है नहीं। इस समय का, इस अवसर का लाभ उठाएं, माता पिता की सेवा में प्रमाद न करें और इस अवसर से चूके न। और अगर कुमति आ ही गई है कि माता पिता को आप साथ नहीं सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उनको कष्ट ना हो। ओल्ड एज शेल्टर होम्स ऐसे तमाम है जहां बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है, थोड़े खर्चे पे आता है। या कहीं एक अलग आप 2 BHK देख लीजिए, 1 BHK देख लीजिए, कुछ सेवा की व्यवस्था कर लीजिए। कम से कम मलमूत्र के बीच में तो आपके माता पिता नहीं रहेंगे, उसी में तो नहीं सोएंगे, बेड शोर तो उनको नहीं होगा। तो अंजू जी, इस पे आपस से पहले जब दिल में जगह होती है तो हर जगह जगह बन जाती है। एक गरीब बेटा भी जो है, अगर दिल में जगह है तो माँ बाप के लिए बहुत जगह, माँ बाप को उससे ज्यादा चाहिए नहीं। लेकिन घर में 18 बेडरूम का अगर आपका महल है और दिल में जगह नहीं है, तो माता पिता के लिए जगह होगी भी नहीं। बल्कि माता पिता अगर गलती से आ गए तो कह देंगे गांव से कुछ लोग उधार लेने आए हैं। ये भी मैंने जिंदगी में देखा है।
कि बहुत बड़े ओहदे पे आ गए, बिजनेस चमक गया, माता पिता अगर कभी आ गए तो लोगों ने पूछा ये कौन है भाई, जरा फटे पुराने कपड़े में। उनका गांव से कुछ लोग उधार लेने आए हैं या खेती का हिसाब देने आए हैं, इनको पिछवाड़े ले जाके बैठाओ, पानी वानी पिलाओ, और फिर कैसे बाबूजी कैसे आना हुआ आप बता देते, मैं व्यवस्था करा देता, आने की क्या जरूरत थी। ये भी मैंने देखा, रियल लाइफ में इंसिडेंस आपको बता रहा हूँ, कोई कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं है। लेकिन अगर नोएडा की हम बात करें, नोएडा में मैंने बात की, मुझे इतनी पीड़ा हुई। मैंने जो समाज कल्याण मंत्री हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी, बहुत ही यशस्वी अधिकारी रहे हैं, यशस्वी मंत्री हैं योगी सरकार में, श्री असीम अरुण जी से, उनसे भी वार्ता की। असीम अरुण जी खुद भी हिल गए, क्योंकि वो खुद भी श्रवण कुमार हैं। उनके पिता जो मेरे डीजीपी थे श्री राम अरुण जी, श्रवण कुमार की तरह असीम ने अपने पिता माता की सेवा के राज देखे। आज जो सबसे युवा मंत्री है योगी जी की कैबिनेट, सबसे अच्छी ईमानदार छवि उनकी, बड़ा उज्जवल भविष्य। क्यों? माता पिता की एक पैर पे खड़े होके असीम ने और ज्योत्सना ने सेवा की है। उसका फल, उसका प्रसाद परमात्मा उन दोनों को, उनके परिवार को दे रहे हैं। वो खुद बिल्कुल रुआसा हो गया देख करके। लेकिन यहाँ पर जो हाल है सर, एक वृद्धाश्रम अगर ये 2009 से चल रहा है सर, तो कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर जाकर कोई ना कोई इंस्पेक्शन करे, छापेमारी करे, पता तो चले। ये तो अगर वो महिला के हाथ बंधे वाला वीडियो वायरल नहीं होता सर, तो महिला आयोग को उत्तर प्रदेश के पता ही नहीं चलता। वो तो वीडियो वायरल होने के बाद पता चला, तब जाकर छापा मारा है और ये पूरा की पूरी बदहाली सामने आई है सर। अंजू जी, ये बात एक अकेले इस आश्रम की नहीं, नोएडा की लगभग सभी आश्रम ऐसे हैं, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा अगर मेरी बात गलत निकले। अब मुजफ्फरपुर के संवासनी आश्रम, एक नहीं 3 आश्रमों में जो यौन शोषण होता था, आप भूल गई इनको। बनारस में संवासनी आश्रम में जो यौन शोषण होता था, हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अत्याचार, मानसिक रूप से जो एक तरीके से फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज बच्चियां महिलाएं थी, उनका जो यौन शोषण हुआ, और लीपापोती इस हद तक कि यहाँ सब कुछ ठीक, जैसे यहाँ पे कह दिया कि यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है, वहां पर भी यही कहा था, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके प्रश्न का उत्तर है कि क्या हम इससे बेहतर नहीं कर सकते थे? हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हमने चुना क्या? हमने चयन किस चीज का किया? भ्रष्टाचार का। ये तो वही बात है कि कोई एक तरीके से हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, और उसकी थाली में हम सेंध लगा करके उसकी रोटी दाल चावल हम चुरा लें, और जो 2-4 दाने बचते हैं जूठन के, वो हम उसको दे दें जिसका पूरा अधिकार था उसमें खाने का। घुन लगा चावल, पानी ऐसी दाल, घटिया कीड़े लगे बैगन का भरता, ये खाना दिया जा रहा है। जबकि अलावेंसेस इतने होते हैं कि बहुत ठीक ठाक खाना कि 7 आइटम दिए जाने चाहिए एक मील में, लेकिन कुछ नहीं। अब यहां तक तो बात थी भोजन में मिलावट की। अब जो व्यवस्था है, जितने अनुचर हैं, जितने सहायक हैं, वो अधिकारियों के घर में लग जाएंगे। और जहां तक महिलाओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली यौन शोषण की जो बातें आई हैं, आप स्वयं महिला, मैं आपके सामने खुल के नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरीके का यौन शोषण बनारस में, मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो मैं समझता हूं राक्षसी हो सकता है जो कि ये कर सकता है। एक इंसान और पशु के लिए भी ये संभव नहीं है कि ये कृत्य करे, पशु भी नहीं करेगा, केवल राक्षस और असुर ही कर सकते हैं। और ये हो क्यों रहा है? हर जगह सीसीटीवी होना अनिवार्य है। दूसरी जगह एक नियमित निरीक्षण, कैजुअल और डिटेल इंस्पेक्शन अधिकारियों का होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंस्पेक्शन नहीं होते होंगे, लेकिन जब नूरा कुश्ती हो रही है, मिली कुश्ती हो रही है, जब आपको कुछ देखना नहीं है, गांधी जी के 3 बंदर की तरह कि आपकी आंख, मुंह और कान हर जगह पट्टी बंधी हुई है, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप मिले हुए हैं और आप भी उस व्यवस्था में और उस पाखंड और उस दोहरे मापदंड के बराबर के हिस्सेदार हैं और लूट के बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इसीलिए आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि आप किसी को रोक सके, टोक सके, पूछ सके, क्योंकि आप लूट के बराबर के हिस्सेदार हैं। अंजू जी, सर, ये जो वृद्धाश्रम है, इसको तो फंडिंग राज्य सरकार से भी मिलती होगी। अगर ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं तो यहाँ से भी मिलती होगी, जमीन भी सस्ते दामों में मिली है, और जिन लोगों के माता पिता यहाँ रह रहे थे उनसे भी अलग से पैसे ले रहे थे, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तो अब जब ये खुलासे हो रहे हैं सर, गाज तो इन्हीं लोगों पर गिरनी चाहिए जिन्होंने ये आश्रम शुरू किया था, जो ट्रस्ट बनाकर चला रहे थे। वारे न्याय तो उनके थे ना। बेशक तकनीकी तौर पे जितनी बातें आप कह रही हैं अकाट्य हैं, सत्य हैं, महत्वपूर्ण है। इनकी फंडिंग कहां से नहीं आती थी? ये रिश्तेदारों से पैसा अलग लें,
फॉरेन फंडिंग FCRA की डोनेशन इनके यहाँ है, जिसके प्रमाण मिले हैं। राज्य सरकार से ये अलग लें और जनता से डोनेशंस अलग लें। आपने देखा होगा कि माता पिता की वर्षगांठ आप यहाँ आकर के बनाइए, अपने वर्षगांठ आप यहाँ के बनाइए, वृद्ध जनों को कपड़े आकर के दीजिए, वृद्ध जनों को आप भी जाती होंगी इस तरीके के समारोहों में जाकर के बर्थडे में कुछ दान दक्षिणा दे देती होंगी, सभी लोग देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इनको तो चारों दिशा करने की, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, लेकिन वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वृद्ध जनों के लिए और जिनके लिए आवश्यकता थी, जिनके लिए ये आश्रम खुले हैं, उनको एक पैसे की सुविधा नहीं, बाकी सब लूट खसोट में बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसमें मैं सिर्फ आश्रम वालों को ही दोषी नहीं मानता हूं अंजू जी, मैं इनको बराबर का हिस्सेदार, बराबर का दोषी बल्कि ज्यादा मानता हूं। जो राजकीय तंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी थी निरीक्षण करे, इंस्पेक्शन करे और सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, वो सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसलिए मैं उनको बराबर का नहीं, ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। जो राजकीय अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि निरीक्षण करके गुणवत्ता सुनिश्चित करें। टेक्नोलॉजी हमें ये सुविधा देती है कि CCTV के जरिए हम समझ सकते थे उनको क्या भोजन दिया जा रहा है, भोजनालय की व्यवस्था क्या है, शौचालय की स्वच्छता कैसी है, परिसर की स्वच्छता कैसी है, सुख सुविधाएं क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन हमने जब तय ही कर लिया है कि हम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहेंगे और लूट में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, तो फिर अंजू जी हम इनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी को रोके या टोके या सवाल जवाब करें। सवाल जवाब करने के लिए एक हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए, जो इनमें से किसी में पास नहीं था। मैं पूरे तंत्र को भी जिम्मेदार मानता हूं और मैं जो ये आश्रम चला रहे इनको तो जिम्मेदार और आरोपी मानता ही हूं। सर, आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई इन सब लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और होगी? इनके आश्रम के जो संचालक, इनकी होनी चाहिए जेल, क्रिमिनल केस रजिस्टर होने चाहिए, और जिन्होंने पैसा गबन किया है इनसे व्यक्तिगत फंड से वसूल करना चाहिए। अगर इनसे नहीं चल रहा है तो आश्रम का अधिग्रहण करके दूसरे NGO को दे देना चाहिए, इनसे तुरंत आश्रम छीन लेना चाहिए। इतने के बाद भी अगर हम चेते नहीं, इतने के बाद भी अगर हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, तो अंजू जी फिर हम एक इलीगैलिटी नहीं कर रहे हैं, हम इरेगुलरिटी नहीं कर रहे हैं, हम घोर पाप कर रहे हैं। सर, हमने अक्सर देखा है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी लेने के लिए, उनके फ्लैट लेने के लिए, बंगले लेने के लिए, फार्म हाउस लेने के लिए तो होड़ लग जाती है बच्चों में, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी वो नहीं संभालते। और आपको याद होगा बहुत सी राज्य सरकारों ने ऐसे कानून भी पास किए हैं कि अगर बच्चे माता पिता की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं तो उन बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा कानून बनाया गया। क्या ये बुजुर्ग जो है ये अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग नहीं होते हैं, इसलिए उनके बच्चे उनको इस तरह से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रमों में मरने के लिए? अंजू जी, वो दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं ऐसी शारीरिक क्षमता है। वो बिल्कुल असहाय हैं, निर्भर करते हैं। जैसे एक बेसहारा बच्चा होता है, वो पूरी तरीके से निर्भर माँ पे रहता है। ये बेचारे वृद्ध जन और जो सुपर सीनियर्स हैं, ये अपने बच्चों पर, ये सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा रहते हैं। ये किससे संघर्ष करेंगे? ये लॉ के ऊपर हैं, और कोई स्वस्थ अगर कोई सिस्टम हो जो कि इनको सहारा दे तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मैंने इस दिशा में, और ये केवल बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर ये समझे कि केवल मदर्स डे पे मोमबत्ती जला देंगे, फादर्स डे पे दीपक जला देंगे और एक केक का टुकड़ा उनके मुंह में डाल देंगे और कर्तव्य के प्रति इतिश्री, तो यात्रा बड़ी लंबी है और मुझे बड़ी दुष्कर यात्रा दिखाई पड़ रही है। सर, अगर ये NGO वाले, आश्रम वाले दोषी हैं तो सर बच्चे भी तो दोषी हुए ना, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो अपने माता पिता जिन्होंने उनको पाला पोसा उनको इस तरह के आश्रमों में छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद ये भी राग अलाप देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ताकि घर ना ले जाना पड़े उनको वापस। मूल बिंदु यही है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि उनकी रोशनाई सूखे उसके पहले ही उन्होंने रिपोर्ट की, इंक सूखे उन्होंने पहले ही कह दिया नहीं यहाँ सब ठीक ठाक, कहीं ऐसा न कह दें यहाँ ठीक ठाक नहीं है तो कह दें अपने माता पिता को अपने घर ले जाइए। तो वो तो वही हो जाएगा, आसमान से गिरे खजूर पेट के घर के बुद्धू घर को आए। माता पिता को इतनी कठिनाई से हमने वृद्धाश्रम में रखा, अब पुनः लेकर के हम घर में आए, अपनी निजता प्राइवेसी को भंग करें, घर के ऊपर हम बर्डन लें तो कितनी समस्या हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि इससे पहले कि कोई और सवाल जवाब करे, कह दे यहाँ की समस्या कोई समस्या नहीं है, यहाँ व्यवस्था बहुत उत्तम है, हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए यहाँ पे पूरी इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, साधुवाद और सहयोग कि हम इनके व्यवस्था से पूरी तरीके से आश्वस्त और प्रसन्न हैं। तो सारा खेल अंजू जी इसी बात का है कि वो जब चाहते ही नहीं है, जब हृदय में ही स्थान नहीं है तो घर में कैसे जगह मिल जाएगी।
सर लेकिन ये जो कुछ वो कर रहे हैं इसका खामियाजा उनको, वो कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक, तो ये कर्म जो है उनका उसका भुगतान उनको इसी जन्म में करना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मामला प्रकाश में आ गया है, जांच पड़ताल हो रही है, तो जो आश्रम चला रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी सर कि उन बच्चों को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, नेम और शेम किया जाना चाहिए जो इस तरीके से अपने असहाय माता पिता को आश्रमों में छोड़ देते हैं। सर उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने समय निकाला इस विषय पर, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। मंजू जी, बड़ी कृपा की आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार विमर्श किया। दुखी आप भी हैं, दुखी मैं भी हूं, लेकिन परमात्मा कोई रास्ता दिखाएगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।